हेलो फ्रेंड्स, बिन एकेडमी पर आपका स्वागत है। देखिए, अभी हम जो पढ़ रहे थे वो था हमारा ट्रांजिस्टर में हमने उसके बारे में डिटेल पढ़ी थी कि कैसा होता है, सिंबल क्या होते हैं, टर्मिनल क्या होते हैं, लेयर क्या क्या होती हैं और इसके एरिया डिफरेंट क्यों होता है। ये सब चीज़ें हम अब तक पढ़ चुके हैं। अभी जब हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर वर्किंग, ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है। हमने ये भी देख लिया था कि ट्रांजिस्टर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसा होता है ट्रांजिस्टर, एमीटर क्या होता है, बेस क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, और नंबर से अगर किसी ट्रांजिस्टर के ऊपर नंबर पड़ा हुआ है तो हम कैसे पहचान करेंगे कि ये ट्रांजिस्टर जो है जर्मेनियम का है या फिर सिलिकॉन का। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। उसमें हम स्टार्ट करेंगे वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी कि ट्रांजिस्टर की कार्य प्रणाली। यानी क्या? ट्रांजिस्टर कार्य प्रणाली कैसे काम करता है। तो देखिए, हमने एक डायग्राम के थ्रू पता करेंगे कि कैसे हमारा ट्रांजिस्टर काम करता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमने कौन सा ट्रांजिस्टर यूज किया है, NPN। वर्किंग के लिए सबसे पहले हमने जो ट्रांजिस्टर यूज किया है वो किया है सिलिकॉन का NPN। अब देखिए, हम सिलिकॉन और NPN ही क्यों यूज कर रहे हैं इधर। तो देखिए, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम मैंने आपको डिफरेंस बताया था। उसमें मेजर जो डिफरेंस था वो क्या था, टेम्परेचर का सेंस करना। टेम्परेचर सेंसिटिविटी जो थी, जो हमारा जर्मेनियम ट्रांजिस्टर था उसकी क्या थी, वो हाईली सेंसिटिव था। यानी कि थोड़ा गर्म होने पे क्या हो रहा था, वो बहुत हीट प्रोड्यूस कर रहा था, यानी गर्म हो जा रहा था। थोड़ा सा उसे टेम्परेचर मिल रहा था तो वो क्या कर रहा था, हीट हो जा रहा था। लेकिन हमारा सिलिकॉन ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, टेम्परेचर सेंसिटिविटी लेस होती है। यानी कि जब इसको ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा तभी ये हीट होना स्टार्ट होगा। इसीलिए हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन क्यों यूज कर रहे हैं, ड्यू टू लेस सेंसिटिविटी। हिंदी में देखेंगे, कम तापमान को सेंस करने के कारण। पहली चीज ये समझ में आएगी। अब नेक्स्ट जो देखेंगे क्या है, NPN ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं। NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर जब मैंने बताया था तो आपको बताया था कि NPN ट्रांजिस्टर में N की 2 लेयर हैं और N में क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एज अ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं N में, NPN क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी चार्ज जो कैरियर हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। क्यों, क्योंकि देखिए इधर भी एक नंबर जो लेयर है वो N की है, इधर क्या है, यहाँ पे भी एक लेयर N की बनाई हुई है। बीच में क्या बनाया है हमने, P लेयर को बनाया है। तो क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चार्ज कैरियर हैं और इलेक्ट्रॉन्स का वेट क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। क्या होता है, फास्ट मूवमेंट, यानी कि तेज चलते हैं। और दूसरा जो रीजन होता है, लो बिट। अगर हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को होल्स की तुलना में तो क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका वेट क्या होता है, बहुत कम होता है कंपेयर टू होल। इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे यूज किया है NPN टाइप ट्रांजिस्टर। अब देखते हैं हम, आइए वर्किंग पे। तो वर्किंग देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ पोटेंशियल यानी कि बाहर से कोई सोर्स लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसमें चार्ज कैरियर कैसे कैसे मूव करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे हमने क्या बनाया है, 3 टर्मिनल बना लिए इसके, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, 3 टर्मिनल बना लिए। अब देखेंगे हमने, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ और भी चेंजेस किए हैं। एरिया देखिए, एरिया मैंने जैसे आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो है सबसे बड़ा एरिया किसका होता है, कलेक्टर का। कलेक्टर का एरिया क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। बेस का एरिया सबसे कम और एमीटर का एरिया मॉडरेट होता है। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो है सबसे ज़्यादा क्या है, कलेक्टर है, उसके बाद एमीटर है, उसके बाद क्या है, बेस है। एरिया के अकॉर्डिंग देख लिया। अब देखिए मैंने चार्ज कैरियर की डेंसिटी देखी है। यहाँ पे डेंसिटी का मतलब है कि चार्ज कहाँ पास पास में है। देखिए ये क्या है, मैंने आपको पिछले जो लेक्चर था उसमें बताया था कि जो हमारा एमीटर होता है वो हाईली डोप्ड होता है। हाईली डोप्ड का मतलब क्या है कि उसमें चार्ज कैरियर जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाया मैंने, बहुत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है। दोनों ही एन टाइप मटेरियल है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ई में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। एंड जो हमारा इधर वाला जो सी की तरफ एन है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो एक पॉइंट और देख सकते हैं यहाँ से कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं इलेक्ट्रॉन को ई से दिखा रही हूँ, इन एमीटर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कलेक्टर। अब देखिए, अब हम देखते हैं सीधे वर्किंग। हम क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था बाइसिंग क्या होती है। कनेक्ट अ सोर्स इन अ सर्किट, किसी भी सर्किट में अगर हम एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, बाइसिंग बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर को बाइस करके पढ़ेंगे कि कैसे जो है ट्रांजिस्टर का मूवमेंट हो रहा है, कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं, किधर से क्या हो रहा है, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कनेक्शन। हमने क्या किया है, ये वाला क्या है हमारा एन है, ये है पी है या एन है। यानी कि एन में क्या होते हैं, नेगेटिव, पी में पॉजिटिव और एन में नेगेटिव। अब हम क्या कर रहे हैं, एमीटर और बेस, ये क्या है हमारा एमीटर और बेस है, 2 टर्मिनल हैं। इनके बीच में जो हम सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं वो करेंगे हम फॉरवर्ड वाइज। फॉरवर्ड वाइज का मतलब मैंने आपको बताया था, फॉरवर्ड वाइज क्या होता है। फॉरवर्ड वाइज का मतलब है कि एन साइड, अगर एन है तो एन के साथ नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का अगर कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, वो फॉरवर्ड वाइज होगा। अगर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं वो रिवर्स वाइज होगा। तो सिंपली अगर ऐसे देखें तो देखिए ये ऐसे कनेक्शन है, और मैंने अगर यहाँ पे दिखाया तो क्या है, ये इस तरह से हम बैटरी को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से, प्लस माइनस। तो देखिए प्लस इधर है, प्लस इधर है, फॉरवर्ड हो गया, माइनस इधर है, माइनस इधर है, तो क्या हो गया, ये रिवर्स हो गया। तो हमने क्या, ये फॉरवर्ड हो गया तो क्या हुआ, ये हमने इधर वाला जो क्या किया, फॉरवर्ड वाइज में हमने बैटरी को कनेक्ट किया। एफ बी जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, एफ बी वो है हमारा फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। अब हम इधर देखेंगे, इधर क्या करेंगे हम, रिवर्स वाइज। यहाँ पे जो बैटरी कनेक्ट करेंगे वो क्या करेंगे, रिवर्स वाइज। यानी कि कलेक्टर और बेस के साथ जो हमने बैटरी कनेक्ट की है, इधर हमारा एन है तो इधर क्या करेंगे, पॉजिटिव लगाएंगे और इधर हमारा नेगेटिव लगाएंगे। यानी कि ये क्या हो गई, हमारी रिवर्स वाइज की बैटरी हो गई। क्या हो गई, रिवर्स वाइज बैटरी। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, रिवर्स वाइज कंडीशन लगाएंगे। रिवर्स वाइज कंडीशन लगाएंगे तो क्या होगा, ये हम ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन देखेंगे, कैसे ट्रांजिस्टर काम कर रहा है। तो देखिए अब यहाँ से समझते हैं हम थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम इसको देखें सिर्फ ये वाला, तो ये हमारा क्या बन गया, पी एन जंक्शन। ये क्या बन गया, हमारा एक डायोड बन गया। देखिए ये क्या, पी एन जंक्शन, और इधर से पढ़ें तो क्या है, पी एन जंक्शन। और अगर हम इधर की साइड पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, पी पहले है यानी कि पी एन जंक्शन, ऐसे। इसीलिए हम ट्रांजिस्टर को क्या कहते हैं, बैक टू बैक 2 डायोड कनेक्ट अगर होते हैं तो उससे भी ट्रांजिस्टर बनता है, लेकिन उसका हम यूज नहीं करते हैं। कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ इस तरह से होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इधर की साइड वाला देखेंगे कि क्या है इधर।
सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने बैटरी कनेक्ट की एक, कौन सी कंडीशन में कनेक्ट की है, फॉरवर्ड बाइस में। फॉरवर्ड बाइस में जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, कि देखिए यहाँ पे भी माइनस का चार्ज है, इधर ये माइनस के हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मेजॉरिटी कैरियर है। अब ये जो नेगेटिव बैटरी है, जब इसको बैटरी को वोल्टेज देंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। किधर जाना स्टार्ट हो जाएंगे, बेस की तरफ। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर बेस की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। और इधर से जो होल है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पर रिपेल हो रहा है, सेम चार्ज है, प्लस माइनस 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 माइनस, जब सेम चार्ज अगर मिलता है तो क्या होता है, उसमें रिपेल होता है, एक दूसरे को क्या करते हैं, वो धक्का देते हैं। तो यहाँ से जब ये बैटरी अप्लाई करेंगे तो इधर से क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ, और यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, यानी कि इधर भी क्या बन रहा है, रिपल्सन हो रहा है, क्योंकि सेम चार्जेज है। तो इसके इधर से होल्स कहाँ, इधर की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। ये होल्स इधर जाने लगेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर जाने लगेंगे। अब क्या होगा, जब हम देखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन इस रीजन में पहुंचते हैं, यहाँ से पुश कर दिया हमारी बैटरी ने, और वो कहाँ पहुंच गए, हमारे बेस रीजन में। बेस रीजन में जो है क्या प्रेजेंट है, होल्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है, होल्स, क्योंकि क्या है, ये पी टाइप मटेरियल, पी टाइप मटेरियल में क्या रहता है, होल्स रहते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन बेस में जाएंगे तो क्या होता है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन बेस के होल के साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे, यानी कि एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन का यहाँ से बेस की तरफ मूवमेंट करने की वजह से इधर एक करंट फ्लो होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, आई ई, यानी कि आई ई को हम क्या लिखेंगे, आई ई जो होती है वो होती है अमीटर करंट। आई हमारी एमीटर करंट है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ रिकम्बाइन हो रहा है, इधर से होल्स भी इधर जा रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो बेस में एक करंट रिकॉम्बिनेशन होगा और डिफ्यूजन होगा, तो उसकी वजह से बेस में एक करंट फ्लो होगी, उसका नाम जो देते हैं वो कहते हैं आई बी। और आई बी को हम कैसे डिनोट करते हैं, बेस करंट। क्या है, बेस करंट। यहाँ पे क्या हो गई, ये बेस करंट हो गई। अब देखेंगे, अब क्या हुआ, जब रिकम्बाइन हो गए तो ये क्या हुआ, यहाँ पे सारे के सारे होल्स थे वो ख़त्म हो गए, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत ज़्यादा हैं। तो जितने यहाँ पे होल्स थे वो तो इन्होंने कैंसिल कर दिए। मान लो यहाँ पे 5 या 6 होल्स है, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे कितने, मान लो कि 6 हमारे पास होल्स हैं, तो वो क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे। रिकम्बाइन होने की वजह से क्या होगा यहाँ पे, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, वो क्या करेंगे, ये जो एरिया है, इस एरिया को, बेस के जो रीजन को पार करके कहाँ पहुँच जाएंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ये वाले तो इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, ऐसे मान लो ये इनके साथ ख़त्म हो गए, और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस रीजन में एंटर कर जाएंगे। कौन से में, कलेक्टर रीजन में। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँच जाएंगे, कलेक्टर की तरफ। जब ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से कलेक्टर की तरफ आ जाएंगे तो कलेक्टर में क्या होगा, कलेक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। पहले से भी इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, कलेक्टर के पास, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या कर रहे थे, बेस के जो हमारा कलेक्टर का एरिया था उसको हम क्या कर रहे थे, लार्ज बना रहे थे, क्योंकि ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पहुँच जाएंगे, इधर साइड पहुँच जाएंगे। इधर साइड पहुँचने की वजह से यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब ये इकट्ठे हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हमने एक बैटरी सोर्स कनेक्ट किया है, ये कौन सी कंडीशन में कनेक्ट किया है, रिवर्स वाइस में। कैसी वाइसिंग है ये, रिवर्स वाइसिंग में, यानी कि हमने क्या किया है, ये एन टाइप है, यहाँ पे एन है, ये नेगेटिव चार्ज है, उसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, तो क्या होगा, रिवर्स वाइसिंग होगी। रिवर्स वाइस में क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव है इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अट्रैक्शन की, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये जो पॉजिटिव है वो ये वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जो भी इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं वो यहाँ से
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, जो आउटर हमने सोर्स लगाया उसके पॉजिटिव टर्मिनल से क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। उसकी वजह से यहाँ पे भी एक करंट फ्लो होगी। जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, IC, जिसको हम क्या बोलेंगे, IC जो होती है उसको बोलते हैं हम कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट। अब देखिए हमने 3 करंट देख ली, IE, IB एंड IC। बट क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, यहाँ ज़्यादा हैं। कौन से रीजन में ज़्यादा हैं, एमीटर रीजन में। बेस में क्या है, होल्स बहुत कम है, और जो हमारा कलेक्टर है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है। बाद में यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाते हैं, यहाँ आने की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होती है। जब इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन तो उसे बोलते हैं हम IC यानी कलेक्टर करंट। अब हम लिख सकते हैं कि जो हमारा IC है, IE है, जो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है एमीटर की तरफ यहाँ से, IE क्या होगी, IE क्या होगी, IE बराबर लिख सकते हैं हम बेस करंट IC प्लस IB, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम, एमीटर करंट इक्वल टू एमीटर करंट इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, जो ये वाला है। अब देखिए जो हमारा बेस है, बेस में क्या है, जो नंबर ऑफ होल्स बहुत कम है, यानी कि करंट क्या होगी यहाँ पे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगी, करंट क्या होगी, बहुत कम होगी। तो IB की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी कंपेयर टू IE एंड IC। अब देखिए हम बहुत कम होगी, इसलिए इसको कैसे लिख सकते हैं, IB इक्वल टू 0, यानी कि बहुत कम करंट है, इसलिए इसको हम 0 एज ए 0 इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा IE इक्वल टू IC। क्या बनेगा, IE इक्वल टू IC। अब देखिए IE इक्वल टू IC क्यों लिख रहे हैं, उसका रीज़न देखिए क्या है। यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे बेस की तरफ, बेस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से मिलेगा, क्या होगा, उतने तो हमारे ख़त्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी रिकम्बाइन हो जाएंगे, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो उस रीजन को पार करके कलेक्टर की तरफ पहुंच जाते हैं। हमने बेस के एरिया को भी बहुत पतला बनाया था। पतला बनाने का कारण क्या था कि यहाँ पे ज़्यादा से जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है वो कम से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से इस एन रीजन में ईजिली पहुँच जाएँ, बेस को उसको क्या करना पड़े, कम पार करना पड़े। जैसे सपोज कर सकते हैं कि हमें कहीं जाना है इस साइड में, और इधर यहाँ पे हैं हम और इधर साइड जाना चाहते हैं, तो बीच में क्या है, अगर बैरियर बहुत चौड़ा बना हुआ है तो हमारा क्या होगा, हमें पार करने में टाइम लगेगा, हमारे रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होंगे। अगर इसी को बेस को अगर हम बड़ा बना देते तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे अगर जा रहे होते तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते, रिकम्बाइन हो जाते, तो उसकी वजह से कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच पाते। बट हमने क्या किया है, इसके रीजन को कम बनाया है। कम बनाने से क्या हुआ है कि यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, यानी कि 98% जो इलेक्ट्रॉन इधर साइड से एमीटर की तरफ से जो 98% इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होता है 98% तक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एमीटर की तरफ, एमीटर साइड से कहाँ पहुँच जाते हैं, कलेक्टर साइड में, कलेक्टर साइड में पहुँच जाते हैं। बेस में सिर्फ 2% जो है इलेक्ट्रॉन और होल्स का क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन होल के साथ मिलते हैं कहाँ, बेस में, और सारे के सारे 98% इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, कलेक्टर की तरफ। इसीलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, एमीटर करंट इक्वल टू कलेक्टर करंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2% ही इलेक्ट्रॉन है, लगभग 2% के बराबर जो इलेक्ट्रॉन है इनको ख़त्म कर देते हैं होल्स को, सारे 98% इलेक्ट्रॉन कहाँ बन जाएंगे, यहाँ। इसीलिए हमने ये फॉर्मूला लिखा IE इक्वल टू IC। आगे देखेंगे हम ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारा वर्किंग समझ में आ गया, वो क्या कैसे ट्रांजिस्टर वर्क करता है। जब हमने क्या किया, इसको फॉरवर्ड वाइज किया और कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने क्या किया, रिवर्स वाइज किया।
तब हमारा इलेक्ट्रॉन्स कैसे सर्किट में फ़्लो होते हैं वो यहाँ पे हमने देखा। अभी हम देखेंगे ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन कि ट्रांजिस्टर को कैसे कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। चलिए अब देखेंगे हम ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। देखिए अभी हमने ट्रांजिस्टर की वर्किंग ऑलरेडी समझ ली है। अब हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर को हम कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर का मतलब है कि उसका प्रारूप क्या है, किस तरह से हम सर्किट में ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो देखेंगे हम अपने इस टॉपिक के थ्रू। तो देखिए 3 तरीके से हम ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। एक होता है कॉमन बेस, दूसरा होता है कॉमन एमीटर, और जो थर्ड होता है वो होता है कॉमन कलेक्टर। यहाँ पे हम कॉमन वर्ड जो यूज कर रहे हैं, कॉमन का मतलब है कि दोनों तरफ प्रेजेंट हो। कॉमन वो चीज़ होती है जो हर जगह प्रेजेंट होती है। जैसे मान लो कोई इक्वेशन है, हमारे पास कोई संख्या है, वो एक ही साथ लिखी हुई है और कई जगह बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, देखेंगे, उसको हम कॉमन बोलेंगे। ऐसे ही ट्रांजिस्टर में क्या है, एक टर्मिनल हमेशा कॉमन रहेगा। कॉमन इसलिए रहता है क्योंकि क्या करते हैं हम, ट्रांजिस्टर में होते हैं 3 टर्मिनल। 3 टर्मिनल में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या, एक तरफ सप्लाई देते हैं और दूसरी तरफ से आउटपुट लेते हैं। तो क्या होगा, एक टर्मिनल हमेशा कॉमन रहेगा। तो उस कॉमन टर्मिनल के नाम पर ही हमने क्या बनाया है कि कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। ये जो हमने जैसे कॉमन, जो टर्म हमारा कॉमन है उसी का नाम हमने क्या ले लिया है, कॉमन। और इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। अब देखिए कॉमन अगर हम कर रहे हैं तो कॉमन बेस जब हम बना रहे हैं तो सर्किट किस तरह से दिखेगा वो मैंने दिखाया है यहाँ पे अपने इस चार्ट के थ्रू कि हमने सबसे पहले क्या लिया है, कॉमन बेस लिया है। कॉमन बेस में आप देखोगे कि बेस क्या है, कॉमन है। कैसे, हम क्या कर रहे हैं, एमीटर, ये टर्मिनल हमारा एमीटर है और ये टर्मिनल हमारा बेस है, ये वाला। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में ये हमने क्या कनेक्ट किया, सोर्स कनेक्ट किया। इधर क्या कनेक्ट किया, बेस और एमीटर के बीच में हमने क्या दिया, इनपुट दे रहे हैं। यहाँ पे क्या दे रहे हैं, हम सप्लाई दे रहे हैं और हम आउटपुट ले रहे हैं। जब हम इन 2 टर्मिनल से बचे हुए कौन से 2 टर्मिनल हैं, ये इन 2 टर्मिनल से हम जब आउटपुट लेंगे तो उसमें क्या है, बेस कॉमन आ रहा है, एमीटर नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या आ रहा है, बेस ये है, कॉमन आ रहा है यहाँ पे। तो किसके साथ, कलेक्टर के साथ क्या आ रहा है, बेस आ रहा है। इन 2 टर्मिनल के बीच में हम क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे। आउटपुट कभी एक टर्मिनल से नहीं लेते, 2 टर्मिनल से लेने। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, आउटपुट ले रहे हैं। इसीलिए इस टर्मिनल को, इस जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम नाम दे रहे हैं कॉमन बेस। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बेस टर्मिनल प्रेजेंट इन इनपुट एंड आउटपुट बोथ। बेस क्या है, ये वाला जो बेस टर्मिनल है, ये वाला बेस टर्मिनल है, वो कहाँ प्रेजेंट है, इनपुट पर भी है और आउटपुट पर भी है। अब देखिए हम फिर क्या देखेंगे, जब इनपुट आउटपुट देखेंगे, हम करंट देख लेते हैं इनपुट आउटपुट पर कैसे फ्लो होगी। तो देखिए बेस से कौन सी करंट फ्लो होती है, IB, कलेक्टर से IC एंड एमीटर से IE। ये तीनों करंट में अभी पिछले लेक्चर में आपको बता चुकी थी क्या होती है वर्किंग के टाइम पे, कि कैसे कैसे फ्लो हो रही है करंट। तो देखिए अब जब हम क्या करेंगे, इन कॉन्फ़िगरेशन में गेन निकालेंगे। गेन हमेशा क्या होता है, आउटपुट क्वांटिटी अपॉन इनपुट क्वांटिटी। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट क्वांटिटी अपॉन इनपुट क्वांटिटी। इनपुट क्या दे रहे हैं हम, इनपुट की तरफ क्या है हमारा, IE, क्या है, IE। एमीटर कहाँ है, इनपुट की तरफ है, और कलेक्टर किधर है, बेस जो है आउटपुट की तरफ है। तो हम आउटपुट साइड को और अपॉन इनपुट साइड करेंगे तो क्या निकलता है, हमारा गेन निकलता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से क्या लिया, आउटपुट की साइड से क्या है, ये IC, हमने क्या लिखा है, IC अपॉन IE। ये इनपुट की तरफ है, इसीलिए क्या लिखा है, इनपुट की तरफ IE और आउटपुट की तरफ IC, ये लिख रहे हैं हम। यहाँ पे IB क्या रखेंगे, हम कांस्टेंट रखेंगे। IB की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ये कहाँ से, जब सोर्स कनेक्ट कम ज़्यादा करेंगे तो आउटपुट भी हमारा उसी रेशियो में कम ज़्यादा होगा। तो देखिए इसलिए हमने क्या लिखा है, गेन आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी IC अपॉन IB और IE, और IB क्या किया है हमने यहाँ पे, कांस्टेंट किया है। जो कॉमन बेस का जो हमारा गेन होता है उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। तो कॉमन जो बेस है, कॉमन बेस का जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है उसका नाम होता है अल्फा।
तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का एम्प्लीफिकेशन क्या फैक्टर क्या होता है, अल्फ़ा। और अल्फ़ा बराबर ही हम क्या लिखते हैं, अल्फ़ा ही हमारा गेन है। और अल्फ़ा बराबर गेन बराबर क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि जो अल्फ़ा बराबर क्या होगा, आई सी अपॉन आई। और यहाँ पे आई भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कहाँ है, दोनों की तरफ है, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे क्या करेंगे, आई सी अपॉन आई ई। इसी तरीके से चलते हैं हम कॉमन एमीटर में। कॉमन एमीटर का डायग्राम देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। कॉमन एमीटर बोल रहे हैं हम, यानी कि एक टर्मिनल जो एमीटर है वो दोनों तरफ कॉमन है, सोर्स की तरफ भी वही है, और जो हमारा आउटपुट जहाँ से हम लेंगे उधर भी हमारा कॉमन आएगा, क्या, एमीटर। इसीलिए इसका नाम क्या दे रहे हैं हम, कॉमन एमीटर। तो देखिए हम डायग्राम से भी देख सकते हैं, जो एमीटर टर्मिनल है वो इधर भी प्रेजेंट है और इधर भी प्रेजेंट है, दोनों तरफ है। अब देखिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, करंट देखेंगे, तो यहाँ पे जो करंट होगी वो क्या होगी, आई सी, और इधर जो करंट होगी वो होगी आई ई। यहाँ पे कौन सी करंट होगी, आई बी। ऐसे करंट फ्लो होगी सर्किट में। तो कॉमन एमीटर में जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है, उसका नाम होता है बीटा। क्या होता है, बीटा। सिंबल कुछ इस तरीके से बनाते हैं हम बीटा का। तो गेन, बीटा क्या है, एक तरह से गेन है। गेन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट दर क्या है, आई सी, आउटपुट की तरफ क्या फ्लो हो रही है, आई सी, और इधर क्या है, आई बी, इनपुट की तरफ। तो हम क्या लिखाएंगे, बीटा इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी। और यहाँ पे क्या है, आई क्या है, कांस्टेंट है, दोनों तरफ प्रेजेंट है, इसको क्या ले रहे हैं हम, कांस्टेंट ले रहे हैं। तो कॉमन एमीटर का जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होगा वो क्या होगा, बीटा होगा। हम कॉमन एमीटर को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। सारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उनमें कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर मोस्ट प्रोबेबली 90% कॉमन एमीटर ही यूज होता है। उसका रीज़न एक ये है क्योंकि इसमें जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा जो होता है, बीटा बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि गेन, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो होता है, गेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, किसमें, कॉमन एमीटर में। इसीलिए हम क्या लेते हैं, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। अब देखेंगे हम कॉमन कलेक्टर की तरफ। कॉमन कलेक्टर क्या होता है कि कलेक्टर दोनों तरफ प्रेजेंट है। कॉमन का मतलब क्या है, कलेक्टर इनपुट की तरफ भी होना चाहिए, आउटपुट की तरफ भी होना चाहिए। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे भी हम देखेंगे गेन के बारे में। तो गेन क्या होगा हमारा, गेन होगा वो जो कॉमन कलेक्टर का गेन होता है उसे हम डिनोट करते हैं किससे, गामा से। किससे डिनोट करेंगे, गामा से। और गेन क्या होता है, गेन होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो हम आउटपुट क्या आ रही है इधर, देखिए आई ई, आउटपुट क्या है, आई ई है। इनपुट क्या है, आई बी। कांस्टेंट कौन सी हो गई, आई सी। आई सी क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन कलेक्टर का गेन होगा गामा, उसको हम डिनोट करेंगे आई ई अपॉन आई बी से। देखिए इन फॉर्मूलों को याद करने का जो सिंपल सा तरीका है वो क्या है, जिस ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, कॉमन बेस की या कॉमन एमीटर की या कॉमन कलेक्टर की, कोई भी बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, जिस कॉमन टर्मिनल की बात करेंगे उसको हम कांस्टेंट कर देंगे, और जो आउटपुट पर हमारी आईसी होगी, आईसी अपॉन आई बी, जो भी टर्मिनल होगा उसको ले लेंगे। जैसे कॉमन है इसमें आई ई, यानी एमीटर टर्मिनल कॉमन है, तो हमने क्या किया, देखिए एमीटर वाले करंट को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, कलेक्टर वाली करंट को कांस्टेंट किया है। और यहाँ पे कॉमन बेस में क्या किया हमने, आई बी को कांस्टेंट किया, यानी कि जो कॉमन टर्मिनल है उसको हम क्या करेंगे, एज ए कांस्टेंट मान लेंगे। और इनपुट पर जो दे रहे हैं, आउटपुट पर जो ले रहे हैं हम, उसको आउटपुट अपॉन इनपुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगी किसकी, गेन की, गेन फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। अब देखेंगे हम आगे जो हमारा रहेगा, जो ये तीनों पढ़े हमने, करंट, गेन, तीनों के जो है कॉमन बेस का, कॉमन एमीटर का, कॉमन कलेक्टर का। तो कॉमन बेस में क्या होता है, अल्फ़ा, कॉमन एमीटर में बीटा, कॉमन कलेक्टर में गामा। अब इनका रिलेशन देखेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा का आपस में क्या रिलेशन है ये देखेंगे हम आगे। देखिए रिलेशन फाइंड आउट करेंगे किसमें, अल्फ़ा और बीटा में, यानी कॉमन एमीटर और कॉमन बेस का जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है अल्फ़ा और बीटा, उनका आपस में रिलेशन बहुत पूछा जाता है, और इसे हम फाइंड आउट करेंगे कैसे, देखते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए
अल्फा क्या है? करंट एम्प्लीफिकेशन ऑफ कॉमन बेस। कॉमन बेस का करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कौन सा होता है? अल्फा। बीटा क्या होता है? कॉमन एमीटर का करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है बीटा। अब हम जानते हैं, अभी हमने प्रूफ किया था अपना टेबल से, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर वाला जो हमने भी पढ़ा था टॉपिक, उससे कि जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या आ रही थी वहाँ पे, आई सी, अल्फ़ा की वैल्यू आ रही थी आई सी अपॉन आई ई और बीटा की वैल्यू आ रही थी आई सी अपॉन आई बी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी जो हमने कंपैरिजन चार्ट पढ़ा था वहाँ से। अब देखेंगे कि रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, जो हमने लेक्चर पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर की वर्किंग, उसमें हमने तीनों करंट्स के बारे में बताया था कि कैसे कैसे करंट फ्लो हो रही थी। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम आई वी की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आई वी की वैल्यू। आई वी इक्वल टू क्या होगा? आई वी इक्वल टू होगा आई ई माइनस आई सी, ये होगा। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू का यूज करके हम क्या निकालेंगे? रिलेशन निकालेंगे अल्फ़ा और बीटा में। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, आई भी यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? अल्फ़ा के टर्म में तो दिख नहीं रहा है, हमें क्या दिखाई दे रहा है? बीटा के टर्म में। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो पुट करेंगे हम वैल्यू ऑफ आई बी, वैल्यू ऑफ आई बी फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, आई वी की वैल्यू इस टर्म में पुट करेंगे। तो क्या बीटा इक्वल टू दिया है हमारा आई सी अपॉन आई बी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से ये वैल्यू पुट करेंगे तो आई सी अपॉन क्या है? आई ई माइनस आई सी। ये हमने बीटा की वैल्यू क्या पुट कर दी? हाँ पुट कर दी। अब देखिए, अब इस इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे इसको। तो इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, यानी ऊपर नीचे भाग देंगे। किससे? आई ई से। किससे भाग देंगे? आई ई से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई ई से ऊपर एवं नीचे भाग देने पर, ठीक है। जब हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, आई से भाग देंगे तो क्या आएगा? देखिए बीटा इक्वल टू क्या आएगा? आई सी अपॉन आई ई, ऊपर दिया हमने तब, अपॉन यहाँ आई ई अपॉन आई ई से डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ, और क्या है? माइनस आई सी अपॉन आई ई। ये हो गया जब हम डिवाइड कर रहे हैं तब। अब डिवाइड करने पे क्या होगा, ये हमें पता है आई सी अपॉन आई ई किसकी वैल्यू है? अल्फ़ा की। आप यहाँ से देख रहे हो ये किसकी वैल्यू है? अल्फ़ा की। और यहाँ पे आई सी अपॉन आई ई, ये भी किसकी वैल्यू है? अल्फ़ा की। और आई से आई कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1। तो यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू आएगी, जब आप बीटा की वैल्यू फाइनल निकालोगे तो क्या होगा? रिलेशन दोनों का बीटा इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। क्या आ गया हमारा? ये आ गया हमारा रिलेशन, किसका? अल्फ़ा और बीटा का। अल्फ़ा क्या, बीटा क्या होता है? अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। जब भी बीटा की वैल्यू हमारा क्वेश्चन पूछेगा कभी कभी, जहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा की वैल्यू दी होगी, बीटा की वैल्यू पूछेगा, तब हम क्या करेंगे, ये रिलेशन हमें याद रखना है कि बीटा इक्वल टू क्या होता है? अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। यहीं से क्या करेंगे, हम अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम अल्फ़ा की वैल्यू भी इजीली निकाल सकते हैं। तो हमें ये वैल्यू हमेशा याद रखनी है कि जो बीटा की वैल्यू होती है, बीटा की वैल्यू क्या होती है? अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ये रिलेशन समझ में आया होगा। क्या किया है हमने, हमें पता थी अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, ये आउटपुट अपॉन इनपुट यानी आई सी अपॉन आई। बीटा की वैल्यू होती है ये, दोनों वैल्यू हमको पता है। अब हमने क्या किया है, हमें एक रिलेशन पता था पहले, जब हमने उसका जो पढ़ा था हमने वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर,
उसमें हमने एक रिलेशन निकाला था, जो करंट की वैल्यू थी, एमीटर करंट इक्वल टू क्या आ रहा था, कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। तो हमने क्या किया है, हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं हमें पता है IB कि IB हमारे पास एक जगह दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से IB की वैल्यू फाइंड आउट करी। IB की वैल्यू क्या की, हम इसको इधर ले गए IC को, IB इक्वल टू लिखा तो I माइनस IC हो गया, यहाँ से इधर गया ये तो जानते ही इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस का, प्लस वाला माइनस का, तो क्या हो गया ये IB इक्वल टू IA माइनस IC। अब हमें पता है कि बीटा वाले फैक्टर में क्या आ रहा था, IC अपॉन IB आ रहा था। हमने क्या किया, IB की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, IE माइनस IC, ये पुट की IE माइनस IC। जब हम इसको पुट करेंगे उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके ऊपर और नीचे दोनों जगह हम किससे, IE से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे हम, IE से। IE से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, IC अपॉन IE यानी अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा लिख दिया। यहाँ पे IC अपॉन IE, ये अल्फ़ा लिख दिया। यहाँ पे होगा IE अपॉन IE, मतलब सेम वैल्यू ऊपर है सेम ही नीचे, तो उसका क्या हो, सेम सेम होगा तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसीलिए क्या लिखा हमने, बीटा इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अब देखिए आज के चैप्टर में इतना ही, आगे जो हम पढ़ेंगे वो हमारा चैप्टर रहेगा, वो लेक्चर रहेगा इसी पे बेस्ड। उसमें रहेगा कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर का जो डिफरेंट कंडीशन कौन कौन सी होंगी, इनपुट रेजिस्टेंस कितना होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होगा, तीनों को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर को, ये देखेंगे हम अगली वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ विन एकेडमी पर। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।